प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले केपीके में कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, वज़रा ने महंगाई, जबकि इमरान खान ने गलत उम्मीदवारों को टिकट्स देने को करार दे दिया। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जीत को मायूस कुन करार दे दिया। मरियम नवाज ने भी पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पीटीआई टिकट होल्डर को अगले इलेक्शन में हेलमेट पहनकर आना होगा, मरियम नवाज की तंबीह। इसके अलावा बात करेंगे पीएससी के इजलास की अंदरूनी कहानी, करतारपुर राहदारी पर ब्रीफिंग, कितनी आमदन हुई और कितना खर्च हुआ, जबकि हुकूमती रुकन नूर आलम की एफडब्ल्यूओ पर चढ़ाई। इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तवानाई की स्टैंडिंग कमेटी में अरकान की वजीर तवानाई की गैर हाजिरी पर बरहमी, अवाम पेट्रोल पे कौन कौन सा टैक्स अदा कर रही है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे गुज़श्ता काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, शुगर मिल्स को हुकूमती दायरा कार से निकालने की हुकूमती तैयारियां, सेक्रेटरी कैबिनेट अहमद नवाज सुखेरा और बाज़ अरकान की मुखालिफत, इसकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, केपीके में कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की जो शिकस्त है उसके ऊपर अब रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। इमरान खान का ट्वीट सामने आया, फिर जो डिफरेंट वज़रा हमें नज़र आए, कहीं पे तो बड़ा उन्होंने क्लियरली कन्फेस किया जी कि महंगाई की वजह से हम हारे हैं, जबकि इमरान खान ये कहते नहीं, हमने जो उम्मीदवार चुने, जो टिकट्स दिए, अगली दफ़ा मैं खुद इसकी निगरानी करूँगा। हाउ वुड यू टेक? जी, जाहिर है ये इतना बड़ा धचका है कि इसकी बाज़गश्त अभी काफ़ी दिन चलती रहेगी और बाकी वज़रा की अपना ओपिनियन, मेरे इमरान खान का ओपिनियन बड़ा मैटर करता है कि पार्टी का सरबराह और वज़ीर आज़म क्या सोच रहा है, क्या सबक उन्होंने क्या सबक हासिल किए हैं। तो उनकी आज ये ट्वीट्स है कि हमारे कैंडिडेट ठीक नहीं थे और जो है रिश्तेदारों को जो है दिए गए, तो अगली दफ़ा मैं निगरानी करूँगा। तो नज़र आ रहा है कि वो अभी भी डिनाइल में हैं। अब मर्ज का इलाज तब कर पाते हैं जब आप तशखीस ठीक कर रहे हों। तो इमरान खान कुछ हद तक तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक बात है कि वहाँ पे असद कैसर के, अमीन गंडापुर के, काफ़ी खटक साहब के, सबके बहन भाई रिश्तेदार उन्होंने लगाए हुए थे। सिलेक्शन की इश्यूज़ थे और कई जगह आपस में ही उनके कैंडिडेट आज़ाद लड़ रहे थे, कैंडिडेट ठीक नहीं थे। ये कुछ हद तक ठीक है, मगर ये एक बड़ा छोटा और शॉर्ट टर्म का मेरा ख्याल है तजिया है। ज़्यादा बड़ा इशू जो इमरान खान साहब भी, पूरी पार्टी भी डिनाइल में हैं, इमरान खान साहब भी डिनाइल में हैं और वो उनको या समझ नहीं आ रही या समझना नहीं चाहते, वो ये है कि पीटीआई की जीत की वजह क्या थी। पीटीआई ने नई उम्मीद दी थी, इनका नारा था कि हम 30 साल की पॉलिटिक्स से नया पाकिस्तान देंगे। औरतों को, बच्चों को इन्वॉल्व किया था कि पहले से डिफरेंट होगी, ये बुनियादी बात थी। तो इनको ये अगर समझ नहीं आ रही कि इनका ये परसेप्शन और इनका ये जो तासुर था कि ये उम्मीद, इन्होंने उम्मीद लोगों की तोड़ दी है। ये छोटे मोटे बिल्कुल हर हल्के पे आप बहस कर सकते हैं कि कोहाट में ये हुआ, पेशावर में हुआ, ये हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर बड़ी पिक्चर ये है कि इन्होंने लोगों को जो इनसे उम्मीदें थीं वो उम्मीदें इनसे टूट गई हैं। आप देखें, जो पहले इलेक्शन में इन्होंने, इमरान खान ने जब ये उम्मीद दी थी तो इन्होंने खंबे खड़े किए थे। कौन जानता था शहरयार अफरीदी को, मुराद सईद को, मोहम्मद अली साहब को, ये सारे ये खंबे थे, देवर नोबडीज। इनका कोई पीटीआई सेक्शन का ताल्लुक नहीं था, मगर पीटीआई की इस इमरान खान के इस नारे ने कि नया पाकिस्तान और नई उम्मीद, उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया और इन्होंने 4 साल में केपी की हद तक, काफ़ी हद तक वो परफॉर्म भी किया। एक तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए, लोकल लेवल पे वो चले गए। दूसरा, इन्होंने जो कल जिक्र कर रहे थे नासिर दुरानी, गवर्नेंस के, पुलिस का, वो देखा कि अच्छा निज़ाम दिया, गवर्नेंस बेहतर दी और नज़र आया कि जनाब वाकई थोड़े से डिफरेंट है। तो केपी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जीते और केपी की बुनियाद पे ये पूरे पाकिस्तान में जीते। और जब ये जीते तो इन्होंने पुराने पाकिस्तान वाला काम शुरू कर दिया कि इन्होंने जो थे वही, जो एक होता ना आपकी नज़रिया, ये नज़रिया था, ये नज़रियाती पार्टी बन गई थी, ये इनका नज़रिया कायम हो गया था नया पाकिस्तान का। तो उसके बाद जब पुराना पाकिस्तान आया तो पता चला जी वही जो इधर के इधर है। परवेज़ खटक साहब हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पहले आप देखिए ना एएनपी में रहे, वो शेरपाओ के साथ रहे, वो यहाँ आ गए, फिर उन्हें आज़म स्वाति ले आए, शाहराम तरक्की, जो इधर उधर से जो है ना सारे वो एटीएम्स आ गई।
तो लोगों को अब महसूस हुआ कि इनमें और पीपल्स पार्टी में भी यही, नून लीग में भी यही होता है ना, हर दफ़ा हर इलेक्शन में वो पूरा मैरी गो राउंड चलता है, वही जो इलेक्टेबल्स आ जाते हैं। तो इन्होंने भी इलेक्ट्रिकल्स के पीछे, ठीक है पंजाब में तो ये फ़ायदा हो गया, मगर उसके बाद से सिलसिला जारी रहा। और फिर हम ये थे कि शायद इब के इमरान साहब को सबक हासिल कर लें, इब के ये सबक हासिल कर लें। कई मौके आए कि जब इनको झटके लगे, बाई इलेक्शंस में झटके लगे, इनको जो है बाकी जगहों पे एकदम से पीडीएम ने जोर पकड़ा, तो हम सोच रहे थे अब शायद इनको अकल आ जाएगी और ये एक मैसिव लोगों की उम्मीद को बरकरार रखेंगे और शायद ये अपना अजज दिखाएंगे, कोई ये मैसिव कोई चेंज की देंगे कि बुज़दार साहब को चेंज करेंगे, कोई महमूद खान को चेंज करेंगे, कोई जो अपनी पार्टी में जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं बड़े संगीन किस्म के, उनको तब्दील करेंगे। इन्होंने कोई अजज नहीं सीखा, कोई तब्दीली नहीं कही। और अभी भी बजाय इसके ये कहने के कि जनाब अब हम जो है अभी भी ये कि हम अब तब्दीली लाएंगे, तो अपने आप में कुछ करने की बजाय कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सिलेक्शन कैंडिडेट, ये बिल्कुल फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मगर इनको मैं समझता हूँ एक बात है कि टू लिटल टू लेट अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, कि अब शायद एक तो केपी की हद तक जो है ना बड़े शहर, वो तो सिटी काउंसिल सारी हार गई, पीछे बड़ा शहर जो है ना डेरा इस्माइल खान फॉर एग्जाम्पल एक रह जाता है, तो वहाँ नीचे सारी तकरीबन तहसीलें हार चुके हैं। वो नहीं, हाँ स्वात में थोड़ी सी नज़र होगी कि वहाँ पे मुराद सईद और महमूद खान वहाँ से हैं, तो वहाँ क्या बनता है, मगर बड़े शहर केपी के बहरहाल वो पेशावर, मर्दान, कोहाट और ये जो शहर हैं बन्नू, ये चार सदा तहसील है जो है, वहाँ भी ये हारे हैं। ये खट्टक का है ना, परवेज खट्टक का वो वहाँ पे, बल्कि अपसेट ये हुआ है कि वो इनकी एएनपी की है, एएनपी वैसे मर्दान में जीते हैं होती साहब के उसमें, मगर चार सदा तहसील हार गए हैं। सो वहाँ भी जो है ना जेयूआई का है। तो ये लार्जर जो है पिक्चर जो है ना इमरान खान से नहीं, और मैं समझता हूँ जो मैं कह रहा हूँ टू लिटिल टू लेट, कि अभी पता नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है कि ये लार्जर पिक्चर भी ठीक करना चाहें तो पता नहीं मौका रह गया या नहीं। वो इस वजह से कि लार्जर पिक्चर में आ जाती है फिर ये डिलीवरी भी आती है ना, महंगाई और गवर्नेंस। महंगाई मुझे लगता है इनके लिए इसलिए मुश्किल है हल करना कि 1.5 साल के अंदर जो है, जिस तरह मैंने कल भी कहा था, मेरा नहीं है ये, हफीज़ पाशा साहब बड़े मोतबर आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि फिगर है, सबके फिगर यही है, इनके अपने गवर्नमेंट के फिगर है कि $30 बिलियन इनको इंतज़ाम करना है कर्ज़ों की अदायगी और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का मिला के 30 बिलियन। तो क्राइसिस तो पहले जब ये आए थे तो ये कहते थे जी 18-20 बिलियन का हमारे लिए करंट अकाउंट डेफिसिट कर गए हैं। तो ये जो आज का फिगर आया हुआ है कि 5 महीनों का 7 बिलियन है, ये मिला लें तो 18 भी उसी पे चले गए, शायद उससे ज़्यादा ही करंट अकाउंट डेफिसिट। कर्जे जो इन्होंने बढ़ा लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये अगले साल इनके पास ये महंगाई दूर करने के लिए क्या काम है? 2 काम करने पड़ते हैं। एक, ये यूटिलिटीज़ आप तेल गैस बिजली करें, जो कि नहीं कर सकते, ये इसी तरह ही लोड शेडिंग रहेगी, ये बल्कि अगले 2 महीनों में बुरी रहेगी और गर्मियों में भी रहेगी। एक तो वो इसलिए रहेगी कि इन्होंने 3 साल में कोई स्टोरेज नहीं किया। बिजली के बहरान को, एनर्जी के बहरान को करने के लिए सिर्फ 2-3 तरीके थे। एक था कि ये स्टोरेज बनाते कि जब सस्ती मिल रही हो तो आप गैस स्टोरेज एलएनजी कर सकें, इन्होंने कोई स्टोरेज नहीं बनाई। एक पाइपलाइन था कि टर्मिनल पाइपलाइन लगाएं तो लोगों को ज़्यादा टर्मिनल लगा के पहुंचाएं, इन्होंने 3 साल में नहीं, अब लगाएंगे तो 3 साल बाद जाकर उसका रिजल्ट आएगा। तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये साबित अब हो गया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एनर्जी जो अथॉरिटी है, पूरी एजेंसी है IAEA जिसे कहते हैं, EA, वो उसका कहना है और साबित हो गया कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली जो है वो सोलर और विंड है। अगर ये हम आज से 3 साल पहले लगाना शुरू करते हैं, दुनिया की सबसे सोलर और विंड जो है वो चीन बनाता है, तो चीन से बजाय इसके कि कोयले के और गैस के ये कारखाने शहबाज शरीफ साहब लगाते गए जो है, अगर और उन्होंने जो लगाया भी सोलर बावलपुर में बहुत महंगा लगाया, अब बाद में तो कुछ सेंट्स के ऊपर सोलर आ गया है, पूरा बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, चलिस्तान खाली पड़ा हुआ है। आप सोलर पैनल लगाएं, विंड लगाते, तो अब तक ये है तो $20-22 बिलियन जो ये इम्पोर्ट बिल आ जाता है। इनके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे ही नहीं होंगे लोगों को इस महंगाई कम करने के, लोगों को खुश करने के आखिरी साल के अंदर,
क्योंकि क्राइसिस में होंगे, क्योंकि आपके वही दो खर्चे एनर्जी के आपके वही रहेंगे, और आपकी जो दूसरी है ज़राअत का खर्चा जो $10 बिलियन का साहब बार बार जिक्र करते रहते हैं, जिसमें से $4 बिलियन $5 बिलियन तो कपास का हो गया और बाकी जो है अजरास का। तो इस दफ़ा ये जो फिगर्स अब कॉटन के आए हैं कपास के, वो ये लुडियाँ डाल रहे थे कि जी 8.5 भी नहीं आया, 7.5 पे आ गया है। 7.5 का मतलब है कि $5-6 बिलियन की कपास मंगवानी पड़ेगी और अजनास भी मंगवानी पड़ेगी। तो घूम फिर के आपका एनर्जी का वही बिल रहेगा। तो आपका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड गैप तजारती खसारा 60-70 बिलियन, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी, इसकी वजह से महंगाई 11.5 से 12.5 महंगाई तारीख की सबसे ज़्यादा। तो अगले साल भी अब इट्स टू लेट, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चमत्कार आ जाए, इंटरनेशनली कुछ क़यामत आ जाए और ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाएं तो कोई आ जाए। तो मुझे कोई लगता है कि टू लिटल टू लेट। फिलहाल ये है PTI पे एनालिसिस दी है क्लास साहब के बाद, फिर आएंगे कि JUI की राइज पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। और क्लास साहब, जिस तरह से आमिर साहब की पूरी बात को अगर सम अप करें, जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ हिज एनालिसिस वाज कि PTI जो थी वो कभी भी इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं थी। किसी खंबे पे भी लगा दें कि PTI, तो वो जो उन्होंने नजरिया दे दिया था या जो KPK की हद तक जी KPK पूरे मुल्क में अप्लाई करें कि पूरे मुल्क में खंबे खड़े किए उन्होंने। मतलब ये कि लोगों के ऊपर वोट नहीं मिले, इमरान खान के ऊपर वोट मिले, या PTI का जो अपना नजरिया था जो अच्छी बात थी उसको वोट मिले। लेकिन अब इस वक्त जब के लोगों को पता चल गया कि नया पाकिस्तान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों ने डेफिनेटली उस नज़रिए की ना बात रही और ना फिर लोगों को सिलेक्ट किया या इलेक्ट किया। तो अब पॉइंट ये है कि जिस तरह से PTI डिलीवर कर रही है और जिस तरह इसकी परफॉर्मेंस चल रही है, उसमें कुछ चेंजेस तो आने नहीं वाले अगले 1.5 सालों में। तो कौन से ऐसे उम्मीदवार आ जाएंगे जो इनकी परफॉर्मेंस को चेंज कर देंगे? अब खान साहब की जो मेन उनका राइज था, जिसको वो कहते हैं जो बंदे का ये उसकी क्रिकेट की ज़बान में मुझे समझाया था डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब ने, जो इस पॉलिटिक्स पे भी आता है, ये भी क्रिकेट की ज़बान को बड़ा अच्छा पॉपुलर समझते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते होते थे जो प्लेयर का सबसे स्ट्रांग उसका शॉट होता है ना, वही उसकी वीकनेस होती है। कि जो मतलब अभी अपने उसमें टीम में देख लें, उनको शायद अफरीदी का सबसे ज़्यादा क्या उसका स्ट्रांग पॉइंट था कि शॉर्ट पिच पे छक्का मारता था, और वही उसकी वीकनेस थी कि जो अच्छा तेज़ थोड़ा फास्ट बॉलर उसने शॉर्ट पिच दिया, क्योंकि बॉल तेज़ होती थी, मसूफ हिस्ब आदत मारने की कोशिश करते, हमेशा आउट हुए शॉर्ट पिच। अभी देख लें आसिफ को देख लें, मोहम्मद आसिफ जो है उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ये शॉर्ट पिच पे छक्के मारते, वही उसकी वीकनेस है। और वही उसी को आगे एक्सप्लॉइट, थोड़ा सा भी 130-140 से ज़्यादा तेज़ बॉल होगी, वो शॉर्ट पिच फेंकेगा, ये छक्का मारने की कोशिश करेंगे, आउट होंगे। मैं और भी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। सो कहने का मतलब ये है जो आपका स्ट्रांग पॉइंट होता है ना, वही आपकी वीकनेस होती है। अगर कवर में अच्छा शॉट आप मारते हैं तो उन्होंने कवर में खड़ा करके फील्डर एक दो खड़े करके आप वही करते, वही कवर पकड़ लेगा, इसको यहीं से जाएगा वहीं से पकड़ेंगे। अब कमिंग टू इमरान खान साहब, जो आपकी स्ट्रेंथ थी वही आपकी वीकनेस है, और आपके उनको भी पता चल गया, दुश्मनों को, मुखालफों को, ये आपको खुद भी पता है। आपकी मेन चीज़ ये थी कि आप रिश्तेदारियों पर बिलीव नहीं करते थे, आप यहाँ पे खानदानी या मोरसी जो कहते हैं सियासत पे बिलीव नहीं करते थे। आपने बिल्कुल क्लैनिश किस्म की आके पॉलिटिक्स को चैलेंज किया, हम नहीं होने। आपने माजिद खान को निकाल दिया क्रिकेट टीम से कि मेरा कज़न था, हीरो था, मैंने निकाल दिया, मेरिट पे नहीं आ रहा था। आपने हफीजुल्लाह खान नियाजी, इनामुल्लाह खान नियाजी, अपने यार दोस्त बड़े करीबी एस अकबर एंड बला बला जो आप जिनसे बेनिफिट अगेन वो एक आपके मौसम भी थे, आप बेनिफिशरी भी थे, सब कुछ था। आपने कहा नहीं जी खान साहब तो किसी के नहीं सुनते, ना रिश्तेदारों की, ना कज़न की, चाचे मामे ताए, किसी के नहीं सुनते, वो बिल्कुल सीधा चलिए। स्ट्रेंथ थी आपकी, और इसी चीज़ को आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने, मीडिया ने इसको ग्लैमराइज किया, हाईलाइट किया, और आप हीरो बन गए। जो आपकी ताकत थी अभी वही वीकनेस है जो आज उन्होंने खुद की ही है। आज वो फरमाते हैं कि जनाब कि ये जो कुछ हुआ है ना, टिकटों की गलत तकसीम हुई है, तो हम तीनों ने की है, किसने की है? आपकी तो स्ट्रेंथ थी, आपकी वीकनेस बनी। अब आप कह रहे हैं रिश्तेदारों ने हरा दिया वजीरों को, तो वजीरों के पावर किसने दी थी? आपने अपनी ही पार्टी के अंदर क्यों ये आके इंट्रोड्यूस नहीं करवा कि मेरे किसी वजीर का रिश्तेदार चाचा मामा भांजा नहीं लड़ेगा? अपनी पार्टी में चेंजेस करवा लेते ना। अब लोगों को ये फील हुआ है कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, होती खानदान के साथ लड़ रहे थे, असफंजार के खिलाफ लड़ रहे थे, पीपल्स पार्टी के, मौलाना के, या और बहुत सारे लोग थे जिनके अपने बाल बच्चे पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो तहरीक इंसाफ तो इनके खिलाफ ही थी। उन्हें पता चला है एक ANP, एक JUI, एक पीपल्स पार्टी से उठ के हम एक उसमें नई उसमें आ गए हैं, पार्टी में आ गए, वही लोग हैं, उनके चाचे भतीजे मामे भांजे आपको जगह नहीं दे रहे। मतलब वही वाली बात है कि मेहनत करे फाख्ता भी, अंडे खाएं कवे। वर्कर भी यहाँ PTA के वर्कर मारे खाए, जलसे जुलूस ये चीज़ें करें। अगर उनमें से कोई एक आध वो आपसे सीट मांगने जाए तो आगे से वजीर बड़ी बड़ी मूछों वाले जो खड़े हुए हैं वो आपको जनाब डरा देते हैं, नहीं जनाब ये तो मेरे भतीजे को मिलेगी। इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है जी बांट लो जी, आपस में तय कर लें जी, बैठ लें। आपको अब ख्याल आ रहा है कि आपकी सीटों की तकसीम गलत हुई है। आपको याद है 2018 में क्या कहा था इन्होंने? उस वक्त भी ये अल्फाज थे
कि जनाब ये सीटों की तकसीम गलत होगी, हमें सीटें कम मिली। आपने 3 साल में यही कुछ सीखा है, और सीटों की कोई तकसीम गलत नहीं हुई थी 2018 में। जब मैं नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे जो अहम वजीर हैं आजकल, इन्होंने बहुत सारे उम्मीदवारों से इन्होंने लैंड क्रूजर ली थी रिश्वत के तौर पर कि आपको टिकट लेके देंगे। इन्होंने पैसे पकड़े थे, इन्होंने एमपीएस विंग, इन्होंने विंग्स ऐसे ढूंढे थे जिन्होंने आपकी पूरी कैंपेन को फंड करना था, पैसे लगाने थे। सो उस वक्त बहुत सारे वजीर जो आजकल बैठे इन्होंने पैसे बनाए थे, माल बनाया था। और इमरान खान साहब को पता था कुछ लोगों का कि इन्होंने टिकटें जो है बेची गई हैं, टिकटें उस वक्त भी बेची गई थी। आपका भी वही हाल है। अब खान साहब कहते हैं मैं कुछ चमत्कार कर दूंगा, देखते हैं केपी वाले लोग इनके चक्कर में आते हैं या नहीं आते। सो इन्होंने जब अपने ही स्ट्रांग पॉइंट को अपनी वीकनेस बनाया, अपने वजीरों को खुली छुट्टी दी कि अपने चाचे मामे भतीजे भर्ती कर लो, आपने वही एक ही खानदान को हर जिले हर तहसील में इम्पोज करने की कोशिश की है, तो पख्तूनों ने रिवोल्ट की है। आपके पार्टी का जो वर्कर था उसने रिवोल्ट की है कि अगर यही कुछ करना था तो आजम होती में क्या बुराई थी, या हैदर खां होती में क्या बुराई थी, शेर पाव में क्या बुराई थी, मौलाना फजल रहमान में क्या बुराई है। आपकी जब डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, लोग आपको किस मतलब उस कंपैरेटिव उसमें जाते हैं ना, वो इनफरादियत दिन रात में जाएंगे ना, ब्लैक वाइट में जाएंगे ना, लोग तो कंपैरिजन करेंगे। लोगों को ये लगेगा आपको वोट इसलिए डालेंगे कि आप उनसे बेहतर हैं, और कंपैरिजन में यही लगे कि आप उनसे हरगिज बेहतर नहीं, उन्हीं की तरह साहब ने काले कपड़े पहने हुए हमने, तो फिर लोग आके उसको वाइट को कैसे वोट दे सकते हैं। सो इमरान खान साहब मस्ट एक्सेप्ट हिज ओन फेलिंग्स कि वो वही कुछ दर्स देने में मसरूफ थे, रियासत मदीना के लेक्चर देने में मसरूफ थे, मजहबी सियासत हो रही थी, कोई गवर्नेंस, कोई डेवलपमेंट, कोई एक विजन वो नजर नहीं आया। बस ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं देखते हैं अगले फेज में कुछ चमत्कार हो जाए, शायद हम गलत निकले हैं, वो ठीक निकले। ठीक है। और ना सिर्फ ये कि रिजेक्शन हुई, बल्कि इसके अलावा जो JUIF की जीत है उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, और उसके बारे में फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, क्यों वो इसको मायूस कुन समझ रहे हैं। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, एक क्विक कमेंट ऑन JUI's जीत, और फिर उसके बाद हम कैबिनेट की एक तो जाहिर है ये खबर है कि ये PTI हार गई, मगर दूसरी उससे भी बड़ी खबर यही है कि बाकी पार्टियों वहाँ पे वरना चौमुखी होती है KP के अंदर जो है ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और PTI, बल्कि 5 पार्टियों के दरमियान मुकाबला होता है। JUI का जीतना मेरा ख्याल 3 बड़ी वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैंने कहा ना कि उनका बाकी पार्टियों सारों के पास अब वही कैंडिडेट हैं, वही इधर एक दूसरे की तरफ जाते रहते हैं। तो JUI बहरहाल नज़रिया तो रखते हैं आप और मैं, हो सकता है उनके मजहबी सियासत या नज़रिए से इख्तलाफ करें, मगर नज़रिया उनका है। और अगर नून लीग के अंदर भी देखें ना, वो कप्तान साहब जो हैं वो भी मज़हब की बात करते हैं। इमरान खान साहब खुद जो है तालिबान की बात आज भी, अब भी और पहले भी जो है हमेशा करते रहे हैं। तो लोगों ने अगर तालिबान और मजहबी लोग ही लाने हैं तो फिर उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो फिर JUI है। फिर अगर मजहबी कार्ड ही खेलना है तो मज़हब के अंदर तो ये JUI का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए JUI की एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी पिछले दिनों में सालों में जिस तरह पिंडी का एक डेमोग्राफी जो वहाँ की शहर की नौयत होती है ना पॉपुलेशन की, वो बदल गई है कि बहुत ज़्यादा पेशावर में और इन इलाकों में जो कबायली अजला थे वहाँ पे मुश्किलात के बाद बेताशा लोग इस्लामाबाद में और पेशावर वैली के अंदर बेताशा माइग्रेशन भी हुई है। सो इसकी डेमोग्राफी और इसका पॉपुलेशन का तनासुब भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बदला है। अजला के अंदर जो है मर्जर के बाद वहाँ जो वादे किए गए थे कि जी 400 बिलियन लगाया गया, तो एक तो बाकी सूबों ने नहीं दिया, और 100 बिलियन जो एलोकेशन थी उसमें से PTI की नालायकी ये थी कि ये इस्तेमाल 30 बिलियन के करीब, 400 कहाँ और 30-40 अरब रुपया कहाँ पे इस्तेमाल करना, और वहाँ पे महरूमी, और वो लोग सारे पेशावर में आए। और लास्टली ये भी एक रहा है कि ओवरऑल अभी भी इमरान खान बहुत बड़ा ये जुआ खेल रहे हैं, ये कह के कि मैं आऊँगा तो मैं ठीक कर दूँगा, कि जब तक ये लार्जर पैकेज ये इनके पीछे इन्होंने बड़ी ज़्यादती ये की है कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक नौजवान तबका, औरतों का तबका, तारकीन वतन जो है ना वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हुआ। इन्होंने उनके दिल तोड़े हैं, उम्मीद तोड़ी है। उम्मीद मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, चाहे किसी की तरफ से भी हो, वो होना बड़ा ज़रूरी है कि यार हम ठीक कर लेंगे। चाइना की राइज के पीछे वो एक वो है, उनका नेशनलिज्म है
कि ऐसी की तैसी हमारे साथ 100 साल मिलेनियम हमारा एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हुई थी, अब हम ठीक करेंगे। इंडिया के अंदर दरमियान में नेशनलिज्म आ गया था, तो ये उम्मीदें बड़ी, तो इन्होंने बगैर वो उम्मीदों को ठीक किए हुए, वो तासुर ठीक करने के हमारे से गलतियाँ हुई, हम ये तब्दीलियों के बगैर अगर जाके ये सिर्फ कैंडिडेट्स ठीक कर लेंगे तो शायद काम नहीं बनेगी, इनको मजीद जो है शर्मिंदगी का मौका मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा लाजी सबूत ये है कि मेयर क्रास साहब, आप हम कोई थोड़ी सी पीटीआई की जब तनकीद करते थे ना, तो हमारे पीछे ट्रोलिंग होती थी बड़ा ज़्यादा। अभी अक्सर लोग वो वाली बंद हो गया, वो बेचारे हार गए हैं, वो हमारे से तायद करने होते हैं, कई दफ़ा हमारे से आगे जाके चार नुक्स निकाल रहे होते हैं कि ये खराबी भी है, ये खराबी भी है। ठीक है क्लास साहब, कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी जो गुज़श्ता इजलास था उस हवाले से उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एक्सक्लूसिव स्टोरी को हम सामने लेके आते हैं। आमिर साहब की उसमें ये कि इन्होंने उम्मीदें ख़त्म की हैं। मैं एक ही कमेंट करूंगा मैं, क्योंकि स्टोरीज बड़ी अहम है हमारे पास, ये कैबिनेट रिलेटेड एक्सक्लूसिव हैं, कि इन्होंने उम्मीदें ख़त्म की हैं। इस कौम ने ना अपनी तारीख में 3 लोगों पे मेरा ख्याल है ट्रस्ट किया है, 72 साल 73 साल हिस्ट्री में। कैद आज़म पे किया था जब पाकिस्तान बन रहा था, एंड देन इट टुक ऑलमोस्ट 70s में भुट्टो साहब पे कितने लोग थे, 20-25 साल बनते, 23 साल। इन्होंने फिर उस वक्त उन पे किया, भुट्टो साहब पे ट्रस्ट किया था, बड़ा मैसिव उनको कॉन्फिडेंस, पॉपुलर लीडर थे। और फिर उसके बाद 40 साल इस कौम को लोग गए थे इमरान खान साहब पे ट्रस्ट करने पे। इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा नुकसान किया है कि अब वो मज़ीद 40 साल तक लोगों ने किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना, जैसे सारे फ्राडियाँ सारे छोड़ो यार, एक जैसे हैं। सो इमरान खान साहब का जो नुकसान है, इसका इम्पैक्ट अगले 40 साल तक रहेगा। फिर कोई नया लीडर आएगा, हमारी ज़िंदगियाँ होंगी नहीं होंगी, लेकिन आपको 40 ईयर्स मजीद चाहिए। अगर कोई हिस्टोरिकल पैटर्न देखें, 3 ही मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलर लीडरशिप आए थे, कैद आज़म आए थे, भुट्टो साहब आए थे, और फिर इमरान खान साहब आए थे। तो आपको 40 साल मजीद वेट करना पड़ेगा। ये ज़्यादा नुकसान होगा, लोगों की उम्मीदें जो आपने तोड़ी हैं वो आप उसको ईजिली ट्रस्ट नहीं करेंगे। वही फोर्सेस दोबारा कम बैक कर रहे हैं जिनके खिलाफ इनका राइज हुआ था विद इन 3 ईयर्स, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया, इन्हीं की वजह से किया ना। 3 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने उनको रिवाइव कर दिया बिकॉज ऑफ हिज ओन फेल्यूर, अपने साथ रोमांस, अपने साथ नरगसियत पसंदी, अपने साथ नार्सिज्म, मैं और मैं का नतीजा देख लें। 3 साल में वो सारी पार्टीज दोबारा जो है ना वो आकर उन्होंने गले से पकड़ लिया। खैर लंबी डिबेट है, वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। अब आते हैं कैबिनेट पर, स्टोरीज आती हैं। बड़ी एक अहम स्टोरी है जनाब कि लास्ट वीक जो उसमें हुई है, उसमें इन्होंने, आपको याद होगा, एक जब इंक्वायरी हुई थी, शुगर की इंक्वायरी हुई थी, अपने वजीरों को तो बचा लिया था। उसमें इन्होंने फैसला किया था, कैबिनेट का जो फैसला था, इट वाज डेटेड 9 जून, और इसको 2020 को किया था कैबिनेट ने फैसला कि आप जो रिपोर्ट आई है इसकी इंक्वायरी कमीशन की शुगर में, जिसमें बड़े बड़े माफिया जो इनके अपने पार्टनर बैठे थे, खुसरो बुख्तियार की थी, फमीदा मिर्ज़ा की थी, उसका मुने सिलाही की थी, इसके बाद मतलब अपने इनके पार्टनर थे जिनकी शुगर मिले थे, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो इन्होंने जनाब एक इस पर काम करें, आपने एक इसकी रिपोर्ट बनाए, कमेटी बनाए, और इस कमेटी में जो है ना, और उसका सरबराह बनाया गया मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन को बनाया गया। आप जो है ना शुगर रिलेटेड या पॉलिसीज़ और प्राइसिंग जो मैकेनिज्म है ना, इसको ज़रा ठीक करवाएं, और प्लस ये देखें चीनी की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं, ये उस कमेटी के ज़िम्मे लगाया था। और कमेटी में बड़े बड़े लोग थे, उसमें आपके मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर थे, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स वाले वो थे, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब थे, वो चले गए, खैर छोड़ गए। इसके बाद स्पेशल असिस्टेंट अकाउंटेबिलिटी, इसमें शहजाद अकबर थे, फिर मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज थे, फेडरल ब्यूरो ऑफ, आपको चेयरमैन FBR थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग थे, चेयरपर्सन इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी थे, चीफ सेक्रेटरी 4 सूबों को भी थे, अगर इसमें शामिल थे। उनको कहा गया कि आप ज़रा ये शुगर पॉलिसी बना कर लाएं। अब जनाब शुगर पॉलिसी पिछले हफ्ते पेश हुई है, ज़रा सुनिएगा। उस शुगर पॉलिसी के वो तो भूल गए हैं कि प्राइस आपने कम करनी है, कार्टेलाइजेशन हो रही है, इनको आपने पकड़ना है, हाथ डालना है। तो मिनिस्टर फॉर ये जो एनर्जी है मौजूदा हमाद अजहर साहब, ये भी आपको पता है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये भी इनका बैकग्राउंड भी वही है। इन्होंने जनाब यहाँ पे कहा कि काम करते डीरेगुलेट कर दें इसको, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना, मतलब है वही जाने, उसके बाद वो कह किसान जाने बिजू जाने वाला हिसाब है कि किसान जाने, आवाम जाने और शुगर मिल वाले जाने, हम दूर से बैठ कर तमाशा देखेंगे। ये हमाद अजहर का मैं सिंपल लफ्ज़ में कह रहा हूँ, हमारा कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर हमने कीमतें कम करवानी, ज़रा सुनते हैं इसका एक और उन्होंने हल उन्होंने तजवीज़ का। पहले डॉलर नहीं है, इंपोर्ट बिल को भी रो रहे थे आमिर साहब की, दुनिया की तारीख पाकिस्तानी तरीक का सबसे बड़ा आने वाला है। हमाद अजहर साहब की समझदारी देखें, अभी 10 अरब डॉलर के हमने चीनी, गंदम, दालें और काटन हमने मंगवाई है, जिससे डॉलर आपका इस दफा फिर उतरी होगा, मतलब तबाह हो नहीं। उन्होंने और बिल बना दिया है हमाद अजहर साहब को। भाई कल का बच्चा आपने उठाया, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाते, कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते, जब सीधा सीधा मियां अजहर की वजह से आपने कहा जनाब उसका बेटा है माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा है। अब पढ़े लिखे की जरा कहानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या तजवीज़ें दी हैं। उन्होंने जनाब एक तो डीरेगुलेट कर दें, हमारा काम ही नहीं होना चाहिए प्राइस में कि कितनी गन्ने की
एक उस कहते हैं प्राइस होनी चाहिए। ये मार्केट फोर्सेस खुद इसको डिटरमिन कर लेंगे कि गन्ने की कीमत क्या हो, मिलों ने क्या देनी है नहीं देनी है, उनका मसला है। इसके बदले हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि ये जो है ना शुगर इंपोर्ट ड्यूटी हम इसकी ये कम कर देंगे कि जो बाहर से मंगवाना चाहता है वो चीनी वो मंगवा ले, उससे लोकल शुगर मिल वालों पे दबाव पड़ेगा कि जनाब के बाहर से चीनी आ रही है, हमने कीमतें कम करनी है। ये फार्मूला पेश किया जनाब मिनिस्टर फॉर एनर्जी आपके हमाद अजहर साहब ने। इस पर वजीर पड़ गए 2-4। अच्छा, उन्होंने हजूर अली को खुदा का खौफ करें, हम तो कार्टलाइजेशन के खिलाफ थे। शुगर मिल वालों तो कार्टलाइजेशन करके माफिया बन के इन्होंने इकट्ठा एक उसमें कट करके इन्होंने लूटे लोगों को। 52 रुपए से 125-30 तक ले गए, क्योंकि उन्होंने प्राइस की वो कर ली है, इन्होंने आके मैनेज कर लिया है कि इन्होंने कहा जी हम ये प्राइस देंगे। ये कार्टलाइजेशन के खिलाफ कुछ चीजें लाने की बजाय कि इनको तोड़ा कैसे जाए, इनका इत्तेहाद जो अनहोली अलायंस अगेंस्ट द मासेस, आप हमें उल्टा ये कह रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दें, खुला छोड़ दें कि मैदान भी है, घोड़ा है, तलवार, अवाम जाने, बिज्जू जाने, किसान वाला जाने वाला हिसाब है। ये आप क्या उसमें दे रहे हैं? इसमें सेक्रेटरी के वो जो कैबिनेट थे अहमद नवाज सुखेरा साहब, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हजूर ये गुफ्तगू जो की गई है या जिस तरह की तजवीज़ें दी जा रही हैं इस पॉलिसी के तहत, इस पे कैबिनेट का अपना फैसला है कि ये जो आपकी क्रॉप की जोनिंग हुई है ना, इस जोनिंग के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते कि आपने पूरी काटन के एरियाज में आपने शुगर मिलें लगा दी हैं, जिसकी वजह से काटन का बिल $2 अरब का है, आपकी दफ़ा बढ़ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा 8.5 की बजाय मिलियन बेल्स की बजाय आपकी दफ़ा 7.5 मिलियन बेल्स हो रही है, मजीद काटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जनाब आप इसको अपनी काटन क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? ये कैबिनेट का फैसला है, ऑलरेडी आपने किया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का फैसला है। आप इसको मत करें, इस पे इसको खराब करने की कोशिश, जिसकी वजह से ऑलरेडी क्राइसिस है कि शुगर का आप बिल बनाते बनाते उसको शुगर इंडस्ट्री जो है, क्योंकि मालकान ज्यादा वही थे, जरदारी साहब की मिलें थी, इनकी चौधरियों की थी, शरीफों की थी, मालकान तो ये बैठे थे। सो उसका नतीजा ये निकला है वहां पे जो कैबिनेट में डिस्कशन हुई कि इमरान खान साहब साफ इतनी सारी बातें सुन के कंफ्यूज हो गए। सही। उन्होंने फिर कहा जनाब एक और कमेटी बना देते हैं। अच्छा सर, अगर आप ये 1.5 साल, वैसे 1.5 साल में ये पॉलिसी बनी थी और वो पॉलिसी ये पॉलिसी बनाई है। मतलब वो जो उनको मिस्टर हमाद अजहर साहब जो है बड़ा काबिल वजीर ढूंढ के लाए हैं। दूसरा हिस्सा फिर इसका कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी के बारे में क्लास साहब बात कर रहे थे और कुछ ऐसा रह गया था सर, अगर इस पे बात करें तो पीएससी के हवाले से। पीएससी में मैं आता हूँ, जस्ट वन लाइनर कहूँगा। मतलब आप वहाँ पे देखें, कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा साहब ने एक और बात पॉइंट आउट की। उसने कहा आप जो ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कमेटी को आप सपोर्ट दे रहे हैं, हमाद अजहर साहब जो बन ठन कर है और शुगर माफिया को उन्होंने वहाँ पे पेश की प्रेजेंटेशन दी या उनको सपोर्ट दी, दूसरे लफ्जों में ना वो जो कह रहे हैं ना डीरेगुलेशन भी कर दें, फ्री जोनिंग भी कर दें, जहाँ जिसका दिल चाहे मिल लगा ले, कोई मसला नहीं। ये वो वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट दिया, हमारे जी वो दे रही है उन्होंने वहाँ पे। तो उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि हजूर पहले ही आपकी गंदम हमने इंपोर्ट किया इस साल, क्योंकि आपका गंदम का एरिया जो है शुगर मिल उन्होंने ले लिया, वो सारा चला गया। हमने काटन उन्होंने कहा पहले एक्सपोर्ट हो रही है आपके सामने, और इस साल हमने $16 अरब की टेक्सटाइल के आपके एक्सपोर्ट हैं। अगर आप सारा यहाँ पे अलाउ कर देंगे, जिसका जो दिल चाहे शुगर मिल लगा ले, तो पाकिस्तान में शुगर मिलों की तो भरमार हो जाएगी, तो आपकी एक्सपोर्ट भी नीचे जाएगी, काटन कम होगी, प्लस गंदम का एरिया भी कम होगा, आपको तो बाहर से मजीद गंदम और काटन मंगवानी पड़ेगी। सो शुगर को इस तरीके का आप ना उनको अलाउ करें। सो खैर उस पर कमेटी बन गई, ये बहुत अहम इशू है, वी विल कंटिन्यू टू डिबेट ऑन इट, हम इसको अभी नहीं छोड़े, एक उस पर आगे लेकर चलेंगे। अब आते हैं ज़रा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे, वहाँ भी बड़ा अहम आज इशू जो था वो डिस्कशन में है। हमारा बड़ा अच्छा रिपोर्टर है यहाँ इमरान मगरान है, बड़ा इंतक कम्प्रिहेंसिवली वो चीज़ों को फॉलो करता है। तो आज वहाँ पे FWO जो है इसकी वो थी, इनकी ब्रीफिंग थी, उस पर तनकीद भी हुई है खासी उस पर कि उनको कहा कि जो मोटरवेज नए बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बना रहे, खड्डे बन रहे हैं। नूर आलम खान साहब ने बात की, ख्वाजा आसिफ ने वहाँ पे बात की, सियालकोट लाहौर मोटरवे जो बनाया गया उस पर कोई मियारी काम नहीं हुआ, पैसे बढ़ाई जाते हैं, टोल टैक्स बढ़ाई जाते हैं, और दरमियान में होटलों के पैसे बढ़ाई जाते हैं, माल बनाई जा रहे हैं, रिफॉर्म नहीं कर रहे। रिफॉर्म तो नहीं हो, उसमें क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी नहीं आ रही। आपके रेस्ट एरियाज नहीं बनाए गए वहाँ पे लाहौर सियालकोट मोटरवे, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की। फिर जैसे नूर आलम साहब ने बड़ी सख्त उस
उसमें तनकीद की कि जनाब ये मोटरवे क्या, ये तो सड़क वाले खड्डे वहाँ पे नजर आना शुरू हो गए, पैसे तो ले रहे हैं आप। उस पे हुई उन पे अच्छी खासी, जो मेरा ख्याल PSC ने बड़ा अच्छा उनको वहाँ पे ग्रिल किया। खैर दे केम आउट विद देयर ओन पोजीशन। जो मेन चीज़ थी वो करतारपुर के हवाले से थी कि करतारपुर जो बड़ा प्रोजेक्ट था जो FWO ने 9 महीने में पूरा किया, तो अभी तक उसकी अप्रूवल लेनी, अभी मेरा ख्याल शायद अप्रूवल हुई है कि कोई उसका बल्डा नहीं लेना चाह रहा था कि जितने पैसे PC1 में रखे गए थे उसकी अप्रूवल के बगैर ही शुरू किया गया था। खैर उन्होंने वही रिवायती उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया जो पाकिस्तान में दिया जाता, जिसके बाद पैरे सेटल हो जाते। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट बड़ा अहम था, ये गुरु नानक साहब का, और इसको इंडिया क्योंकि इसके खिलाफ था तो वो उसमें आके हल्डल्स क्रिएट कर रहे थे। पता नहीं मुझे अब ये किन पे इल्जाम लग रहा है। पेपरा को वो एग्जेप्शन दे दी गई थी प्राइम मिनिस्टर ने कि इसको इस पैसे को छोड़ देंगे, हमने स्ट्रेटेजिक अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और डिप्लोमेटिक वजूहात की वजह से। सो उन्होंने जो वहाँ पे आके डराया है ना PSC को, ये तरीका है ना कि इंडिया का नाम यूज़ कर, उन्होंने कहा इंडिया इसके खिलाफ था प्रोजेक्ट के, लिहाजा इसके बाद कोई क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने 9 महीने में बड़ा अच्छा काम कर दिया, टाइम पे कर दिया है। अदरवाइज नस्पाक वाले कह रहे थे 2.5-3 साल लगेंगे। फेयर एनफ। अच्छी चीज़ इसमें से एक और निकली है, वो ये है कि पाकिस्तान को इससे पैसे जो मिले हैं अब तक, कुछ 62,500 सिख यात्री आए थे, $12.5 लाख की फीस मिली आमिर साहब, उनसे वहां से मिली। और पाकिस्तानी साइड से 5 लाख कोई अफराद जो थे वो भी गए, 11 करोड़ उनसे इकट्ठे हुए। अब मुझे नहीं पता का टाइम है, हमने उस वक्त भी कहा था जब ये आके फ्री कर रहे थे कि फ्री कर रहे थे, कर दें। एक क्लिप था हमारे पास, आज टाइम नहीं तो कल चलाएं कि हम करतारपुर ब्रेक इवन कर गया कि हमारा उस वक्त जो हमने कहा था कि आप इसको खोलेंगे, आपको फीस रखनी चाहिए, हमें डॉलर यहाँ से मिल सकते। अब टाइम नहीं है, मुझे कल याद दिलाएगा वो क्लिप हम दिखाएंगे। लोग हमारे ऊपर उसे तनकीद करते थे कि आप बैठ जाते हैं हर चीज़ में कोई तनकीद दे देते हैं, डॉलरों में फीस रख दें, सिख भाई आ रहे हैं। अभी उन्हीं की वजह से आपके मुल्क में डॉलर आना शुरू होगा। कल वो मेरा ख्याल क्लिप हम चलाएंगे। फॉलोअप में और जो पिछली स्टोरी थी इनके फॉलोअप में बात करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।